हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने लास्ट पढ़ा था कि जो साउंड है वो क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो साउंड सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैसेस में सभी में ट्रैवल्स कर सकती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में साउंड सुनाई कैसे देती है। तो हमें पता है कि हमारे जो ईयर्स है उनसे हमें आवाज़ सुनाई देती है ना। तो ईयर्स कैसे काम करते हैं उसकी वर्किंग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ईयर्स का डायग्राम दिखा रखा है बेटा एक। ठीक है, तो साउंड जो है हमें ईयर से सुनाई देती है। तो ईयर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 पार्ट्स? एक तो ये एक्सटर्नल पार्ट जिसको हम बोलते हैं पीना। पीना बाहरी, जो बाहर वाला जो पार्ट होता है एक्सटर्नल पार्ट, ये जो बाहर का जो पार्ट है पीना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो है इतना इतना यहाँ पर ये है मिडल पार्ट। दिस इज मिडल पार्ट। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है बाहर का। एक्सटर्नल मतलब बाहरी जो हिस्सा है हमारे कान का, वो मिडल मतलब बीच का, और ये जो बचा हुआ अंदर ये सारा इंटरनल पार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट को हम पीना बोलते हैं, पीना भी कहा जाता है इसको। तो एक्सटर्नल पार्ट का क्या काम होता है? तो जो साउंड है, द पीना कैच द साउंड, जो पीना है बाहर वाला जो पार्ट है ये साउंड को कैच करता है। तो साउंड जो है हमारे कान के अंदर इंटर करती है वो इस पार्ट से करती है, कहाँ से? पीना से। और सीधी जो साउंड है यहाँ से इंटर करती है, और यहाँ से इंटर करने के बाद साउंड सीधी कहाँ जाती है? ये सामने एक जो पार्ट है सामने वाला, ये है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, खिंची हुई एक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम। तो यहाँ से जो साउंड है, साउंड जो है आपकी एक्सटर्नल पीना से इंटर करती है और सीधी जाती कहाँ पर? ये जो आपकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ईयर ड्रम, इससे जाके टकराती है। इससे जाके टकराती है तो क्या होता है, ये जो ईयर ड्रम है ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, मिडल पार्ट है ये ईयर का। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम के साथ में अटैच होती है 3 छोटी छोटी कान की हड्डियाँ, 3 बोन्स, जिसमें आपके पहली जो ये बोन्स है, फर्स्ट बोन, इसको हम बोलते हैं मेलिस, या इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं हैमर। इसको हम हैमर भी बोलते हैं। तो हैमर जो है ये आपका अटैच होता है किसके साथ? ईयर ड्रम के साथ। तो जैसे ही साउंड ईयर ड्रम पे जाके टकराती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है तो ये इसके साथ अटैच होता है ये हैमर, स्मॉल बोन्स है ये। तो ये जो हैमर है, साउंड इसे टकराने के बाद में ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद में साउंड जो ट्रांसफ़र होती है हैमर के पास, हैमर से फिर ये दूसरी जो हड्डी दिखाई दे रही है जिसका नाम क्या है? इनकस। इनकस जो है ये इसका दूसरी हड्डी है जिसको हम एनविल भी बोलते हैं, एनविल। तो जो आपके पास हैमर है, हैमर से साउंड ट्रांसफ़र होती है दूसरी हड्डी के पास। दूसरी हड्डी कौन सी? इनकस, जिसको हम एनविल भी बोलते हैं। और उसके बाद में ये तीसरी जो हड्डी है, थर्ड, ये हड्डी है हमारी कौन सी? स्टेप्स। और इसका जो सेकंड नेम है वो है स्टीयर अप। स्टीयर अप। ठीक है, ये तीसरी बोन है। एनविल जो है ये सेकंड बोन है, और हैमर जो है ये आपकी फर्स्ट बोन है। तो ये 3 छोटी छोटी
हड्डियाँ होती हैं जिनको बोनी ओसिल्स भी बोलते हैं। इन तीनों का जो कम्बिनेशन इसको बोनी ओसिल्स बोलते हैं। तो साउंड आई, एक्सटर्नल जो ईयर है उसे इंटर की, आकर जो ईयर ड्रम पे टकराई। ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करेगा, इससे के वाइब्रेशन से ये जो वाइब्रेट करेगा तो इससे अटैच है कौन, हैमर। तो ये जो साउंड है ट्रांसफ़र होगी हैमर के पास, हैमर से फिर ये ट्रांसफ़र होगी कहाँ पर, सेकंड बोन एनविल के पास, और उसके बाद ये थर्ड बोन कौन सी, स्टीरअप या स्टेप्स। तो ये इंटरनल ईयर का काम है। जो मिडल ईयर का काम क्या है, तो यहाँ पर साउंड जो आके इस पे ईयर ड्रम पे टकराएगी, वाइब्रेट करेगा, उससे साउंड जो है ट्रांसफ़र होगी पहली हड्डी के पास जो कौन सी है, हैमर, दूसरी जो है एनविल, और तीसरी जो हड्डी वो कौन सी है, स्टीरअप। तो ये साउंड यहाँ से ईयर ड्रम से ट्रांसफ़र होगी कहाँ तक, स्टेप्स तक। और इसके बाद में जो काम है वो आपका इंटरनल ईयर का काम है। इंटरनल ईयर में क्या होता है, इंटरनल ईयर में जो आपके पास ये जो आप ऑडिटरी नर्व्स देख रहे हैं, ऑडिटरी नर्व्स, ये नर्व जो हैं, तो साउंड जो है स्टीर अप से जो ऑडिटरी नर्व है यहाँ से होती हुई सीधा कहाँ तक जाती है, ये जो ऑडिटरी नर्व्स है ये साउंड को आप कहाँ भेजती है, ब्रेन तक। और फिर ब्रेन जो है उस साउंड पे काम करता है और उससे फिर हमें जो साउंड है वो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमारे ईयर का फंक्शन है। तो ह्यूमन ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। पीना जो है बाहर वाला जो पार्ट है वो कैच करता है साउंड को और भेजता है किसके पास, मिडल ईयर के पास। तो जब साउंड, व्हेन साउंड इंटर्स टू द मिडल ईयर में इंटर करती है, इट वाइब्रेट द ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ठीक है, आफ्टर देन उसके बाद साउंड जो है वो ट्रांसफ़र होती कहाँ पर, टू द स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं उनके पास ट्रांसफ़र होती है। छोटी हड्डी कौन कौन सी है, पहली मेलस या हैमर, दूसरी इनकस एनविल, और तीसरी जो हड्डी है स्टीरअप या स्टेप्स। यहाँ से साउंड ट्रांसफ़र होती हुई कहाँ जाती है, थ्रू द बोन्स साउंड गोज़ टू द इंटरनल ईयर। यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाती है, इंटरनल ईयर के पास जाती है। और इंटरनल ईयर से कहाँ जाती है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये इट गोज़ टू द ब्रेन के पास जाती है, एंड वी एबल टू लिसन द साउंड, और हमें जो आवाज़ वो सुनाई देती है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा ईयर फंक्शन करता है। ईयर का जो वर्किंग है वो इस तरीके से होती है। तो क्लियर बेटा किस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर काम करता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, पीना, वो साउंड को कैच करता है, साउंड यहाँ से इंटर करती है और सीधा मिडल ईयर तक जाती है। मिडल ईयर में क्या है, एक ईयर ड्रम है, साउंड इससे जाके टकराती है और ये वाइब्रेट करता है। इसके वाइब्रेशन से क्या होगा, यहाँ जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये जो है साउंड को ट्रांसफ़र करेगा पहली हड्डी के पास, कौन सी है, हैमर, फिर ये ट्रांसफ़र करता है आगे दूसरा एनविल के पास, फिर तीसरी हड्डी स्टीयरअप के पास, और फिर यहाँ से जो है साउंड हमारी ट्रांसफ़र होती है कहाँ पर, ब्रेन के पास, थ्रू द ऑडिटरी नर्व्स। और ब्रेन जो है उस पर काम करता है और वो साउंड जो हमें सुनाई देती है। क्लियर, तो इस तरीके से जो है वो आपका ह्यूमन ईयर जो है वो काम करता है साउंड को सुनने का। ओके, तो ये सारा जो फंक्शन है ये आपके ह्यूमन ईयर का है। इस तरीके से हमारा ह्यूमन ईयर जो है वो वर्क करता है। क्लियर, ओके। इसके बाद में आता है, हमने ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन के बारे में मैंने कल बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे वॉल क्लॉक होती है, जो हमारे घरों में घड़ी होती है दीवार पे हम लटकाते हैं, तो उसमें एक पेंडुलम होता है। कुछ घड़ियों में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। तो उसमें एक पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने मान लिया एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक बॉब हमने लटकाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक
पेंडुलम है, ठीक है। तो ये पेंडुलम अभी अपने रेस्ट में है, तो ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। दिस इज मीन पोजीशन, ठीक है। अगर इस पेंडुलम को हम थोड़ा सा इस साइड में लेकर आए, मान लो यहाँ तक हम इसको लेकर आए पेंडुलम को, ठीक है। हमने इस पेंडुलम को यहाँ से मूव कराया यहाँ तक और इसको यहाँ पर हमने छोड़ दिया। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये पेंडुलम वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा नहीं तो क्या करेगा, पीछे की तरफ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये पेंडुलम आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से वापस जाएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ, फिर यहाँ ना रुक के फिर ये आगे की तरफ जाएगा। तो इस पेंडुलम का जो मोशन है ये मोशन है ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ ये जो है पोजीशन, ये इसकी कहलाती है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये जो मोशन है इस पेंडुलम का, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक बार आगे जाएगा, वापस आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पर, फिर आगे जाएगा आगे की तरफ, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पर, फिर पीछे जाएगा। तो इसका टू एंड फ्रो मोशन, तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called oscillatory या फिर वाइब्रेशन, ठीक है। तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे जाना, टू का मतलब आगे और फ्रो का मतलब पीछे, तो बैक और फोर्थ भी कह सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी मान लो जैसे हमारे पास कोई एक स्पीकर है, जैसे मान लिया हमने हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है। तो स्पीकर का जो पर्दा होता है वो वाइब्रेट करता है, तो इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड जनरेट होती है। तो जब ये साउंड ट्रैवल करती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे मान लो एयर के पार्टिकल है, ये हमने एयर के पार्टिकल्स ले लिए, दिस इज एयर पार्टिकल्स, ठीक है। और मान लो ये हमारे पास इधर हमारा ईयर है, ठीक है। तो ये जो स्पीकर से साउंड जो हम तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक बार आगे जाते हैं और फिर पीछे जाते हैं। तो इन सभी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो मोशन कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है या ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। इस तरीके से ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट आगे और पीछे मूव करते हैं और साउंड जो है वो हमारी ट्रैवल करती है आगे की तरफ, तो साउंड जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से जो साउंड है वो ट्रैवल करती है मीडियम में। इसी तरीके से फिर ये अगले जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ये सारे पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और साउंड हमारी प्रोपेगेट करती है मीडियम में इस तरीके से। तो
इन सभी पार्टिकल्स का जो मोशन है वो ऑक्सीलेटरी मोशन है या फिर हम कहें वाइब्रेटरी मोशन है। तो जो इनकी मीन पोजीशन है, ये इनकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अबाउट एक बार आगे जाएंगे, फिर वापस आएंगे मीन पोजीशन पे, फिर पीछे जाएंगे, फिर वापस आगे आएंगे मीन पोजीशन पे, फिर आगे जाएंगे, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करते हैं मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो, और साउंड जो है वो प्रोपेगेट करती है। तो ये होता है ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अगला जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये देखिए। देखिए इस पेंडुलम का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होगा? जैसे सबसे पहले पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन पर है, एक बार पेंडुलम आगे जाएगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पर, फिर ये यहाँ ना रुक कर क्या करेगा, पीछे जाएगा अपनी मीन पोजीशन पर, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर, और फिर ये वापस आएगा एक्सट्रीम से अपनी मीन पोजीशन पर। ऐसा करने पर इसका वन ऑक्सीलेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वन ऑक्सीलेशन जो है वो इसका कंप्लीट होता है। तो फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इस तरीके से ये पेंडुलम जो है एक सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। जो आपके पास इसका मोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है क्या होगी, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन complete in 1 second is called frequency। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है उसको हम कहेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। कि कितने ऑक्सीलेशन एक सेकंड में हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या सेकंड जो वर्ड्स है उसमें हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी को क्या, और करके हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called its frequency। ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। एक डेफिनेशन तो ये है कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में कितने ऑक्सीलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने जो ऑक्सीलेशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, या हम फ्रीक्वेंसी का दूसरा जो फॉर्मूला है और करके लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की
दैट इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। और इसके बाद में जो यूनिट की बात करें हम, इसकी जो यूनिट आती है फ्रीक्वेंसी की, तो जो एसआई यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज हर्ट्ज। इसको हम कैपिटल एच और जेड से लिखते हैं हर्ट्ज, ठीक है। या फिर लिखते हैं हम इसको सेकंड का इनवर्स, सेकंड की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी समझ में आई क्या होती है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये पेंडुलम जो है ऑक्सीलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, एक बार आगे जाता है, फिर मीन पोजीशन पे आता है, फिर वापस पीछे जाता है, फिर मीन पोजीशन पर आता है। तो ऐसा करता है, तो इसका एक चक्कर होता है, 1 ऑक्सीलेशन या 1 साइकिल कंप्लीट होता है। तो 1 सेकंड में ये कितने चक्कर कंप्लीट करता है, कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट करता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो इस पेंडुलम की क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। या फिर हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसका, टाइम पीरियड का। कि टाइम पीरियड जो होता है इसका एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है इस पेंडुलम को, तो ये इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का उल्टा जो होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया। तो इसके बाद में हमारा आता है टाइम पीरियड क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड में देखिए क्या लिखेंगे हम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 1 ऑक्सीलेशन is called time period. SI unit of time period SI unit of time period is second. तो सेकंड जो है वो इसकी SI यूनिट होती है टाइम पीरियड की, S से हम लिखते हैं। तो ये जो है हमारे पास किसी भी मोशन का जो है टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट होते हैं, कितने ऑक्सीलेशंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और एक ऑक्सीलेशन कितने टाइम में होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे हमारे पास अभी मैंने बताया था कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो हमने जैसे एक मीडियम का पार्टिकल लिया, जैसे ये एक पार्टिकल है किसी मीडियम का, ठीक है। और ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, एक बार आगे जाएगा, मान लो ये पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। फिर ये पीछे आएगा मीन पोजीशन पर, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, तो क्या करेगा,
पीछे जाएगा जितना ये आगे गया था। मान लो ये यहाँ पहुँच गया, और फिर ये वापस से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। तब इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा, 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन से, या तो मैक्सिमम आगे कितना दूर जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम पीछे कितना दूर जा रहा है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी मीन पोजीशन से, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन में हम लिखेंगे क्या? द मैक्सिमम displacement of an object from its mean position is called amplitude। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अपनी मीन पोजीशन से जो पार्टिकल है वो कितनी दूर जा रहा है, तो उस मीन पोजीशन से पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो मीन पोजीशन हो गई है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से आगे कितना दूर जा रहा है मैक्सिमम, या फिर पीछे कितना दूर जा रहा है मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जब आगे जितना दूर जाएगा पीछे भी उतना ही दूर जाएगा। ये नहीं है कि आगे जो है वो ज़्यादा दूर गया और मीन पोजीशन से पीछे कम दूर जाएगा, बराबर डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहाँ तक भी, और ये पीछे भी यहाँ से यहाँ तक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जो एसआई यूनिट होती है एम्पलीट्यूड की, एसआई यूनिट जो होती है एम्पलीट्यूड की वो होती है मीटर। मीटर में मेजर करते हैं इसको हम, मीटर। ठीक है, तो ये तीन आपके पास बेसिक जो डेफिनेशन है। तो पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में, फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने पढ़ी फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस जो है वो कितने कंप्लीट होते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस कंप्लीट्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशंस कंप्लीट होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है वो कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात की हमने, ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज या फिर सेकंड इनवर्स। फिर हमने टाइम पीरियड पढ़ा, टाइम पीरियड क्या होता है? तो 1 सेकंड, एक चक्कर कंप्लीट करने में या 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और उसके बाद में फिर हमने पढ़ा क्या? एम्पलीट्यूड। तो अपनी मीन पोजीशन से कितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर। क्लियर? तो ये आपको इसमें इतना करना है। तो ह्यूमन ईयर की वर्किंग के बारे में हमने पढ़ा है, और ये 2-3 जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये हमने पढ़ी है, इसको आपको नोट करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है।